हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज ये महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी क्यूज हैं उस पे हमारा डिस्कशन है और जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है टॉपिक बाय टॉपिक महात्मा गांधी से संबंधित, तो ये खास करके जो टीचर यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती जो 2023 में होने वाली है अगस्त में, उसी से संबंधित है। और हमारे यहाँ भी दारोगा के लिए स्पेशल बैच बना है जो देव सर हैं, उनके माध्यम से भी, और उन्होंने काफ़ी वर्क किया है इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि दारोगा के लिए प्रिपेयर्ड भी एक जो लड़की हैं जिनका नाम प्रियंका सिंह है, उन्होंने भी काफ़ी वर्क किया है और उन लोग क्लास भी कराते हैं। और करेंट अफेयर्स के लिए जो पे आपको सुबह में रोज़ 7 बजे आपको मिलता होगा, वो वाशु शर्मा के नाम से हैं, वो काफ़ी वर्क करते हैं। उनका भी इस टीम में बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन के डिस्कशन पे ध्यान देते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, रोलेक्ट एक्ट लाने का प्रयोजन था, क्यों लाया गया था, क्या कारण थी? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे एक बात ये है कि राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधि पर जब रोक लगाने की बात थी तो कहा जाता है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात का एहसास हो गया कि भारतीय जनमानस में एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय चेतना जो जग रही है, जो सिर्फ ब्रिटिश आंदोलन और ब्रिटिश यानी कि सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, इसे कमज़ोर करने के लिए और इसे कुचलने के लिए यानी कि ब्रिटिश सरकार ने एक रोलेक्ट एक्ट लाया। कहा जाता है कि यह सबसे ज़्यादा ये दौर भी देखिए, ये कमाल का दौर रहता है उस समय में। ये 1919 का दौर है जिस समय क्रांतिकारी सबसे ज़्यादा समझिए कि प्रसिद्धि पा लिए थे और उनको यो समझिए कि जो प्रेरणा मिली थी अन्य देशों के साथ, उनको ये लगा कि शायद यहाँ तक आते आते हम अपने देश को आज़ादी भी दिला सकते हैं। स्वराज्य की जो मांग थी उनके लिए, शायद उस स्वराज्य की मांग भी यहाँ पे पूरी होने की संभावना जिस तरीके से उन्होंने फील किया था। और इसी राष्ट्रीय चेतना का जो उद्भव हो रहा था उस पीरियड में, जो अपने चरम बिंदु पे था, उसी चीज़ को मिटाने के लिए और ख़त्म करने के लिए रोलेक्ट एक्ट एक लाया गया। इसमें कहा गया कि जो भी राष्ट्रीय नेता हो या कोई भी आदमी जिस पे हमें शक हो जाए, उसे तुरंत पकड़ करके जेल में डाल दिया जाए। हालांकि मोतीलाल नेहरू ने इससे जो एक्ट था, इसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून भी कहा। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय नेताओं में इसके लिए जो विरोध था, इसके लिए उन्होंने जो आंदोलन किया, और इसी का जो प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा आपको जालियांवाला बाग में, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों की हत्या कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और भी है, महात्मा गांधी जब 1915 में भारत जब आते हैं तो उनका जो राजनीति में प्रवेश होता है यही 2 कारणों से ही होता है। अगर बात किया जाए तो कौन ऐसी कारण थी जो महात्मा गांधी को अंदर से झकझोर दिया? जो व्यक्ति हमेशा ये सोचा कि दुनिया में जो ब्रिटिश हुकूमत है ये बहुत ही एक अच्छी सरकार है, ये महात्मा गांधी को ही नहीं बल्कि जितने भी उदारवादी नेता थे उनको इस बात का एहसास था कि शायद राष्ट्रवादी नेताओं यानी कि शायद अंग्रेजी हुकूमत जो सरकार है वो दुनिया में सबसे बढ़िया सरकार देती है। और यही वजह था कि जब महात्मा गांधी विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से लेकर के 1918 के मध्य में, उसी समय जब महात्मा गांधी भारत में आए तब उन्होंने सबसे ज़्यादा रहनुमाई के तौर पे काम किया अंग्रेज़ों के लिए, और भारत के लोगों को अपील किया कि भाई कम से कम तुम ब्रिटिश सरकार का यानी कि सेना के रूप में सेना में शामिल होकर के उनका सहयोग दो। और इससे खुश होकर, इससे प्रसन्न होकर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें एक उपाधि भी दिया, यानी कि सिपाही भर्ती कराने वाला सार्जेंट के नाम से भी उनको मतलब समझिए कि एक उपाधि दे दी। लेकिन बाद में जब स्थितियाँ बहुत प्रतिकूल हो गई, जब अंग्रेजी सरकार ने इस तरह की कानून बनाई और जब जालियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ, जिससे उनका मोह अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के से जो प्रेम था वो बिल्कुल टूट गया। और यही 1919 का दौर था जिस समय महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा धारण कर ली
और उन्होंने ये सोच लिया कि हमको भारत की राजनीति में प्रवेश करना है। और भारतीय राजनीति में प्रवेश का एक मतलब और भी था, और यहीं से कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी का प्रवेश और आगमन कांग्रेस में होता है तो कांग्रेस की रूप और रेखा बिल्कुल बदल जाती है। कांग्रेस के लिए महात्मा गांधी एक ऐसे संत बनकर के आए थे जो कांग्रेस की ऊंचाई को इतना ऊपर लेकर के गए कि आने वाले वक्त में ये कहा गया कि अगर कांग्रेस को महात्मा गांधी बोला जाए और महात्मा गांधी को कांग्रेस बोला जाए तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन एक और भी बात थी, जब देश हमारा आज़ाद हो गया तो आज़ादी के समय महात्मा गांधी को सबसे ज़्यादा दिल इसी कांग्रेस से टूट गया। उनको लगा कि नहीं, देश की आज़ादी के लिए और आज़ादी के बाद ऐसी पार्टियां भारत के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं, और यही वजह था कि उन्होंने कहा कि अब ऐसी पार्टियों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस की समाप्ति का आह्वान महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के बाद किया था। हालांकि 1948 में उनकी हत्या कर दिया गया। तो इसका जो होगा ये है आपको 1919 में हुआ था, यानी कि कह सकते हैं कि मार्च 1919 में इसे लागू कर दिया गया। और यहाँ पे सर जो सिडनी थे उन्होंने इस एक्ट को पारित कर दिया। इस एक्ट के लिए बहुत सारा विरोध हुआ, लेकिन विरोध के फलस्वरूप अगर देखा जाए तो अंग्रेजी हुकूमत बिल्कुल भारतीयों के सामने झुकी नहीं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। पहला साहसिक कदम था। एक बार और प्रश्न देखेंगे, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। साहसिक कदम वो आपका रोलेक्ट एक्ट होगा। कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने जिस उम्मीद के साथ भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था, वो बिल्कुल यहाँ तक आते आते उनके साथ जो परिस्थितियाँ थी बिल्कुल बदल गई। क्योंकि भारतीय जनमानस के लिए इतना यानी कि अपमानजनक एक्ट ला दिया जाए, और इसी एक्ट के विरोध में बहुत सारे लोगों ने, जैसे डॉक्टर सतपाल भी थे और किचलू ने सोचा कि इसके विरोध में एक सभा बुलाई जाए, और उस सभा में बहुत सारे लोग जो थे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। और उस प्रदर्शनी में समझिए कि उस सभा में जो बिल्कुल ये कहा जाता है कि माइकल आर डायर के द्वारा जिस तरह से गोलियां चलाई गई और जिस तरह से भारतीय जनमानस के अंदर जो चेतना जग रही थी, उसे पलक झपकते ही ये अंग्रेजी सरकार ने इस तरह बेरहमी से काम किया जिसका सबसे ज़्यादा भारतीय राजनीति में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग अंदर से इसे फील करने लगे। और ये कहा भी जाता है कि रोलेक्ट एक्ट की जो बात जहाँ तक यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे ये दिखता है कि जब ये मार्च 1919 में जब इसे पारित किया गया तो बहुत सारे राष्ट्रीय नेता थे, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी जो नेता थे जिनको समझिए कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जेल में बंद कर दिया गया। क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत यही चाहती थी कि भारतीय के अंदर जो राष्ट्रवाद की जो बात होता है, जो राष्ट्रीयता की बात होता है, जिस चेतना को लेकर के ये बढ़ते हुए देख रहे थे, अंग्रेजी हुकूमत के लिए ये सब चीज़ें रास नहीं आया, जिसके वजह से ये कानून बना करके इनके ऊपर इस तरीके से यानी कि कठोर तरीके से बंदी बनाई गई, जिसका खामियाजा आपको मिलता भी है। 13 अप्रैल 1919 में जिस तरह से अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसमें हम लोग देखते हैं। और यही वो दौर था। कहा जाता है कि 1916 में पहली बार कांग्रेस में यानी कि जब शामिल हुए महात्मा गांधी, तो उसके बाद जब 17 चंपारण सत्याग्रह होती है तो उसमें वो जाते हैं किसानों के हित में काम करने के लिए, और वहाँ पे उनको आज़ादी यानी कि नीलहों से उनकी आज़ादी मिलती है किसानों को। वो सफलता का दौर उनके जीवन में चलता रहता है। लेकिन कहा जाता है कि पूर्ण रूप से राजनीति में प्रवेश करने का दौर 1919 का होता है। 1919 का दौर जो राजनीति में प्रवेश का होता है, यही 2-3 कारण होते हैं जिसकी वजह से हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है रोलेक्ट एक्ट था एक कारण। महात्मा गांधी को राजनीति में प्रवेश करने का एक वजह महात्मा गांधी के लिए रोलेक्ट एक्ट भी था, जिसे बिना वकील, अपील और दलील के नाम से भी जानते हैं। दूसरा था अमृतसर में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब में, उसका भी एक कारण था। इसलिए महात्मा गांधी के लिए ये पहला साहसिक कदम था जिस समय उन्होंने जिस यानी कि उपाधि से
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाजा था महात्मा गांधी को, वो सारे के सारे जो पदक थे महात्मा गांधी ने लौटा दिया। इतना ही नहीं, बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने भी, और ये कह सकते हैं कि शंकरन नायर ने भी अपनी उपाधि और अपने जो कार्यकारिणी परिषद थे उससे त्यागपत्र दे दिया। और इस तरीके से भारतीय जनता और भारतीय जो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी जो नेता थे उन्होंने विरोध जताया था। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो है, रोलक एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ये बहुत ही बीबीए प्रश्न है। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। इस समय एक बात कही गई थी सॉरी, इसमें ये बात कहा गया था कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने अपने तरीके से सरकार के प्रति यानी कि विरोध जता रहे थे। कुछ लोग इसके प्रति बिल्कुल अडिग हो गए थे, कुछ लोगों का ये मानना था कि बिल्कुल हम इस कानून को नहीं मानेंगे। लेकिन एक बात और थी, प्रथम विश्व युद्ध के समय में ब्रिटिश यानी कि कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन की जो सरकार थी बहुत सारे जगहों पे बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी। कह सकते हैं कि भारत में कुछ ऐसा चीज़ें उठ जाए उसे ख़त्म करने में और उसे दबाने में शायद ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता, और उन्होंने ऐसा किया भी। इस समय देखा भी जाता है, यहाँ तक कि महात्मा गांधी बहुत ही समझदार व्यक्ति अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय नेताओं में सबसे बेहतरीन पर्सनालिटी के तौर पे हम देख सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी को ये बात का एहसास था कि प्रत्यक्ष रूप से अगर हम अंग्रेज़ों के सामने लड़ाइयाँ लड़ते हैं तो हमारी विनाश करने में ये थोड़ा भी वक्त नहीं देगा। और यही वजह होता है कि 1920 में इसके खिलाफ उन्होंने असहयोग आंदोलन की बात किया था। और इसमें देखते हैं बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने अपना विरोध अपने अपने तरीके से जताया। ये कह सकते हैं कि हमारे बिहार में भी इसके प्रति बहुत सारा विरोध जताया गया था। इस समय राजेंद्र प्रसाद भी थे मजहरुल हक भी थे, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय नेता थे। और इसी में एक स्वामी श्रद्धानंद जो थे उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार अगर ऐसी नीति अपनाती है, अगर ऐसा एक्ट पारित करता है भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ, तो हमें सबसे पहले जिस चीज़ पे वो नाज करती है, इसको लगता है कि ब्रिटिश हुकूमत जिस चीज़ पे राज करती है और उनके लिए जो शक्ति का सबसे अहम पहलू है उसी चीज़ को रोक दिया जाए। और यही वजह था कि स्वामी श्रद्धानंद ये बात कहते हैं कि इसको लगान देना ही बंद कर दो। सोच के देखिएगा, किसी भी सरकार के लिए अगर भारत कोई भी वहाँ की जनता अगर लगान देना बंद कर देगी तो फिर वहाँ की शक्ति सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। तो ये स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था कि इसकी जो लगान है उसको मत दो, इससे पता चलेगा कि कम से कम उसको एक सबक मिलेगी इतना बड़ा कदम उठाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? यहाँ पे भी आंसर आपको रोलक एक्ट का बनना हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे है, ये कहा जाता है कि रोलक एक्ट का जो निर्माण हो रहा था, जो एक्ट बनाई जा रही थी, उस समय की देन थी जिस समय बहुत सारे, जैसे कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टियाँ थीं जिसमें 2 दल शामिल हो गए थे, एक थे नरम दल वाले और दूसरे थे गरम दल वाले। हालांकि ये देखा जाता है कि लगभग 1907 तक कांग्रेस की सरकार में नरमपंथियों का कुछ खास चलना बंद हो गया, लेकिन उसके बाद से जो चला वो सबसे ज़्यादा थे गरमपंथी लोग, जिसमें लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, अरविंद घोष के नाम से जानते हैं। उन्होंने, इनका ये मानना था कि स्वराज की प्राप्ति के लिए अनुनय विनय करने की ज़रूरत नहीं है। तिलक का ये मानना था कि हमें स्वराज की प्राप्ति के लिए घुटनों पे खड़ा मतलब बैठ करके सरकार के सामने गुहार नहीं लगानी चाहिए। इन्होंने उसी समय से प्रत्यक्ष युद्ध और क्रांति की बात कर दी थी और इसके लिए उन्होंने बहुत तरीका अपनाया। तिलक ने ये कहा था कि जब भारतीय जनमानस इकट्ठा होगी और ये सारी जनमानस एक साथ एक सुर में अगर आवाज़ लगाएगी तो शायद हम किसी भी तरीके से अपनी आज़ादी को पाने में सफल हो जाएंगे। और यही वजह था कि उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे ले के रहूँगा। और इसे लेने के लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया था वो तरीका भारतीय ब्रिटिश सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। कहीं ना कहीं तिलक को ये बात का एहसास था कि अगर भारतीय जनमानस को इकट्ठा करना है तो धर्म का सहारा लेना पड़ेगा।
और यही वजह होता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा धर्म का सहारा लेकर के लोगों को इकट्ठा करने में तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यहाँ तक कि उन्होंने क्रांतिकारी कह सकते हैं कि जो शिवाजी थे, शिवाजी महोत्सव मनाया गया। और ये कह सकते हैं कि गणपति महोत्सव आज भी महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, बहुत ही बड़े पैमाने पे किया जाता है। और इस तरीके से जो भारतीय जनमानस में जो चेतना जग रही थी, उसी चेतना को समाप्ति करने के लिए सर सिडनी ने एक नई कानून बनाई, जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। और इसी के विरोध में डॉक्टर सतपाल और किचलू ने एक शानदार प्रदर्शन किया ताकि इसे समाप्त कर दिया जाए और राष्ट्रीय जो नेताएं हैं इनके अंदर चेतना को और बढ़ाने की कोशिश किया जाए। और कम से कम हमारी जो मांग हो रही थी वो जायज़ हो रही थी, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत इसके सामने इनके बातों को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल नागवार थी। और यही वजह होता है कि आप देखते हैं कि मार्च 1919 में यह एक्ट पारित हो जाता है। और कुछ ही दिनों के बाद एक ऐसी घटना घट जाती है कि भारतीय इतिहास में इस तरीके से देखा जाता है जिससे बहुत ज़्यादा लोग द्रवित हो जाते हैं। यानी कि 13 अप्रैल 1919 को एक घटना घटती है जिसको जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इसे पंजाब के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है उधम सिंह। उधम सिंह को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है और सबसे ज़्यादा दिल दहलाने वाली बात यह है कि उस समय ये प्रण कर लेते हैं कि किसने किया ये, और उस व्यक्ति को ढूंढ करके मार डाला। सोचिए, पंजाब के एक बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे और बहुत ही क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने अपने बारे में ये नहीं सोचा, क्योंकि उनको लगा था कि लगभग सरकारी आंकड़ा 379 लोगों की हत्या और 1000 से ज़्यादा कहीं लोग जो घायल थे उनकी चिंता थी। उनका बदला लेना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य था। यही वजह होता है कि भारत को छोड़ करके यहाँ तक कि अफ्रीका जाते हैं, केन्या जाते हैं, यूरोप जाते हैं और पहुँचते हैं ब्रिटेन। और ब्रिटेन में उधम सिंह के द्वारा माइकल ओ डायर की हत्या कर दिया जाता है। माइकल आर डायर का नहीं, माइकल ओ डायर, जो उस समय वहाँ के अधिकारी होते हैं। और माइकल आर डायर जो होते हैं उनके सेनापति होते हैं। और सेनापति ने आदेश दिया और एक तरफ से कहा जाए तो गोलियों के द्वारा भून दिया गया भारतीयों को। इस तरीके से हम देखते हैं कि इसके कुछ जो प्रश्न है इसका हो जाएगा। इससे पूर्व में ये हो जाएगा, कौन सी महत्वपूर्ण जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व हुआ था? वो हो जाएगा रॉलेट एक्ट का बनना। नेक्स्ट हम लोग करते हैं यहाँ पे 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका आंसर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ये देखिए 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बात थी। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस समय ये कहा जाता है, देखिए भारतीय जो मुसलमान थे उनका कोई लेना देना नहीं था। अगर बात करें 1919 की बात है खिलाफत आंदोलन की, तो उस समय भारत में क्या हो रहा था और क्या नहीं हो रहा था इससे कोई मतलब नहीं था भारत के मुसलमानों को। लेकिन एक बात थी, ये था कि जैसे ही धर्म की बात आती है ना, जैसे ही धर्म की बात आती है किसी भी समाज के लोगों में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई, सिख, जो भी हो, सब कोई यानी कि जिंदा मरा हुआ जो लाश भी है वो भी उठ के बैठ जाता है। और इसी तरह देखिएगा 1914 से 1918 के बीच में जिस तरह से विश्व चल रहा था, तो तुर्की को लेकर के, जहाँ पे तुर्की के खलीफा का जो मान्यता थी पूरे विश्व के मुसलमानों के अंदर धर्मगुरु के तौर पे थी। अगर माना जाए कि तुर्की पे खलीफा पे अगर कुछ भी होता है तो समझिए कि पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उनके ऊपर ये हो रहा होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश कंपनी ने और ब्रिटिश सरकार ने ये उन्हें उम्मीद दिलाई थी और आशा दिलाई थी कि जब हमारी जीत हो जाएगी तो उसके बाद से हम कभी भी तुर्की के ऊपर इस तरीके से जुल्म और इस तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन जब इनकी जीत होती है तो जीत के बाद बिल्कुल इनका जो कहना होता है, जो करनी और कथनी की जो बात होती है वो बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। और इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ज़्यादा क्षति और सबसे ज़्यादा जो क्षतिवृत्ति जो इनको ये कह सकते हैं कि जो दिल सबसे ज़्यादा टूटता है और सबसे ज़्यादा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो मोह भंग इनका होता है ब्रिटिश ये मुसलमानों का, और ये खिलाफत आंदोलन खड़ा कर देते हैं।
इसमें एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट आता है। इस समय एक अवसर मिलता है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी हमेशा 10 साल आगे के चीज़ को सोचते थे। उनको लगता था कि अभी जिस आंदोलन को हम करने जा रहे हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उनके इस बात का एहसास था कि राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे ज़्यादा जनता को शामिल करना चाहिए और जनता में सभी समुदाय के लोगों को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं जब दक्षिण अफ्रीका होते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, सरकार के खिलाफ खड़ा होने के लिए सारे जनता को सामने आना चाहिए, इकट्ठा तौर पे ही उनके सामने विरोध करना चाहिए। और जिस सत्याग्रह का उन्होंने प्रयोग किया था उसी सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने सबसे पहले भारत में चंपारण सत्याग्रह में किया। और ये कहा भी जाता है कि उन्होंने जनता को सबसे ज़्यादा शामिल करने की बात की। 1917 में ये भी कहा जाता है कि चंपारण में गलियों गलियों तक घूम करके, गांव-गांव तक घूम करके किसानों के बीच में अपना हाल चाल सुनाते थे और सुनते थे और ये बताते थे कि अगली रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। इतना ही नहीं था, चंपारण में ये भी देखने को मिला कि जितने भी गरीब समुदाय के लोग थे, यानी कि महिलाएं भी थी, किसान थे, मजदूर थे, जो भी थे, सभी के बीच में महात्मा गांधी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि उनका मानना था कि राष्ट्रीय आंदोलन में इन लोगों का शामिल होना ही बहुत अनिवार्य है और इनके बगैर राष्ट्रीय आंदोलन को खड़ा करना और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आज़ादी को लड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। यहाँ तक हम लोग देखते हैं तब इनको ये लगा कि अगर हम मुसलमानों का सहयोग नहीं लेते हैं, और ये कहा जाता है कि 100 वर्षों में भी ऐसा कोई भी चीज़ें एकता वाली जो बात थी, मुसलमानों हिंदू को एक तरफ एक ही छत के नीचे और एक ही यानी कि घर के नीचे दोनों आदमी को एक साथ इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल काम था। ये कांग्रेस तो नहीं कर पाई थी, ये कांग्रेस भी नहीं कर पाई थी, तो महात्मा गांधी की तो अलग बात है। लेकिन महात्मा गांधी ने इस अवसर को देखा और महात्मा गांधी ने यह सोचा कि ठीक, इसका इन्होंने विरोध किया था। और ये कह सकते हैं कि 1919 में जिस तरीके से अमृतसर का अधिवेशन हो रहा था उसमें खिलाफत कमेटी की सबसे ज़्यादा ये कह सकते हैं कि पुष्टि कर दी गई, और इस तरीके से कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा भागीदारी दिखाई कि महात्मा गांधी को इसका अध्यक्ष बना दिया गया और महात्मा गांधी ने इन मुसलमानों का सहयोग लेकर के खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर को निम्न किसने मार डाला? निम्न में से किसने मार डाला? इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहा जाता है कि महात्मा गांधी को पंजाब में एक महोत्सव मनाई जाती थी। पंजाब में अधिकतर लोग बैसाखी महोत्सव मनाया करते थे और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि थी, बहुत ही ज़्यादा फेमस था। तो उसके आयोजन के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया गया, लेकिन महात्मा गांधी को अंग्रेजी सरकार ने रोक के रख दिया। जब रोक के रख दिया तो वहाँ पे डॉक्टर सतपाल और किचलू प्रदर्शन कर रहे थे और वो प्रदर्शन कर रहे थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ। लेकिन वहाँ देखा जाता है कि पुलिसों के झड़प में 2 सिपाही जो होते हैं मारे जाते हैं। नहीं, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले किचलू के जो सदस्य थे और किचलू के जो सपोर्ट करने वाले जो लोग थे, पुलिसों के द्वारा मना करने पे वो लोग नहीं मानते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। बाद में ये जो जितने भी इनके प्रदर्शन करने वाले जो इनके सहायक थे, उन लोगों के अंदर इस पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ बहुत ज़्यादा रोष पैदा होता है। अलग 5 सिपाहियों की हत्या कर देते हैं और इस तरीके से किचलू और डॉक्टर जो सतपाल थे उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। उन्हीं के यानी कि आज़ादी की लड़ाई, यानी कि उन्हीं की रिहाई के संदर्भ में अमृतसर के जो जालियांवाला बाग जो होता है उसी में एक सभा बुलाई जाती है और उस सभा में सबसे ज़्यादा संख्या बढ़ जाता है और वहीं माइकल डायर के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है कि वहाँ पे एक उचित कार्रवाई किया जाए कि लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध कर दिया, मतलब उसका ये कानून का हनन कर दिया, नहीं माना। तो देखा जाता है कि माइकल आर जो डायर थे, बिना जनता को सूचित किए, बिना उसको हिदायत किए गोलियां चलवा दी और लगभग कहता है कि सरकारी आंकड़ा लगभग 379 लोग जो थे इसमें समझिए कि काल के गाल में चले गए और इस तरीके से लगभग 1000 से कहीं ज़्यादा लोग घायल हो गए। पंजाब उस समय यानी कि समझिए कि दहल गया। ये जो खबर थी आग की तरह पूरे भारत में फैल गई और इसका जो दर्द उधम सिंह को फील हुआ, इसका जो तकलीफ़
एक जो बहुत ही क्रांतिकारी नेता थे जिनका नाम था उधम सिंह, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा लिया कि जिसने ये करतूतें की है, जिसने ये षड्यंत्र रचा है, उसकी हम हत्या कर देंगे, तभी जाकर के हमारे कलेजों को ठंडक पहुँचेगा। और यही वजह था कि ये भारत से चल कर के बहुत ही मतलब विगत कह सकते हैं बहुत ही परिस्थितियाँ खराब थी, फिर भी उन्होंने जो प्रतिज्ञा धारण किया था उस प्रतिज्ञा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और इस तरीके से उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या कर दी। हालांकि बाद में इनको पकड़ के फांसी पे भी लटका दिया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में मनाया था? इसका आंसर हो जाएगा 1920। इसका आंसर हो जाएगा 1920। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक बात है कि सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग यानी कि कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने ये जब सोच लिया कि नहीं, भारत की में जिस तरीके से गलत तरीके से ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा भारत के ऊपर जिस तरह जुल्म किया जाता है, उस जुल्म का उत्तर देने के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग करना शुरू कर दिया। और यही वजह था कि असहयोग आंदोलन के लिए उन्होंने कदम उठाई और कहा जाता है कि कलकत्ता अधिवेशन में इसकी घोषणा भी हो गई। लेकिन नागपुर अधिवेशन था और ये कलकत्ता अधिवेशन एक विशेष अधिवेशन बुलाई गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, जिसमें घोषणा किया गया कि असहयोग आंदोलन की कार्रवाई किया जाएगा। इसकी पुष्टि नागपुर अधिवेशन में किया गया और इसी समय यह तय किया गया कि 1 अगस्त 1920 को यह जो आंदोलन है वो प्रारंभ होगा। 1 अगस्त 1920 को। यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है। 1 अगस्त 1920 में ही तिलक जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि तिलक की जिस दिन मृत्यु होती है उसी दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। और महात्मा गांधी के द्वारा भी तिलक फंड कह सकते हैं, फंड का स्थापना किया गया, तिलक सभा की स्थापना किया गया। लगभग कहा भी जाता है कि लगभग कुछ ही दिनों में देखते देखते 1 करोड़ रुपए से कहीं ज़्यादा चंदा इकट्ठा हो जाता है। और उस समय एक टारगेट बनाई जाती है कि कम से कम तिलक सभा में या तिलक जो ये स्वराज था उसमें 1 करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा। और इस तरीके से जो सदस्य शुल्क जो 1 रुपये थी उसको घटा करके 25 पैसे कर दिया गया और इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा हुआ। लेकिन एक बात और भी है यहाँ पे, महात्मा गांधी ने 1920 में जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय यानी कि इतिहास में ये पहला उनका जन आंदोलन था। हालांकि आप देख सकते हैं कि जन आंदोलन का 1917 में भी प्रयोग किया, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा उनको देखने को मिला, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो महात्मा गांधी ने भारतीय जनमानस को, जनता से अपील किया कि अब आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या करना है, असहयोग करना है। यानी कि कह सकते हैं कि कॉलेजे बच्चे को छोड़ देना है, वहाँ नहीं जाएंगे, जितने भी सरकारी योजनाएं हैं आप चाहें तो वहाँ से नाम कटवा सकते हैं। ये विरोध के तौर पे था। और यहाँ तक कि बहुत सारी महिलाएं भी थी, बहुत सारे मजदूर भी थे, बहुत सारे लोग थे जिनके द्वारा यह आंदोलन मतलब चलाई जा रही थी। ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने भारतीय जनता में, और सबसे ज़्यादा एक बात और भी यहाँ पे देखने को मिलता है, बिहार और उड़ीसा में, यहाँ पे बिहार और उड़ीसा में महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई कम से कम बिहारियों को और उड़ीसा वालों को दारू और शराब पीना छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब महात्मा गांधी का असर इन लोगों पे सबसे ज़्यादा पड़ा तो अंग्रेज़ों को लगा कि अरे ये तो सबसे ज़्यादा घाटा हमारे राजस्व में पड़ रहा है। तो इन लोगों को फिर से पटाने के लिए उन्हें जूलियस का मतलब समझिए कि उदाहरण दिया गया, नेपोलियन का उदाहरण दिया गया, यहाँ तक कि कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का सहारा दिया। कहा जा सकता है कि जो मतलब बड़े बड़े जो नेता थे, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे, उनकी बात किया गया कि वो लोग सब कुछ दारू पीता था, सब कोई शराब पीता था। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर दिया बिहार के लोगों ने। बिहार के लोगों ने इस बात को समझ गए और ये सबसे ज़्यादा फिर से यहाँ पे दारू पीना शुरू कर दिया। एक यहाँ पे बात थी, महात्मा गांधी की जब बात को ये लोग नहीं समझ पाए तो अभी देखिएगा नीतीश कुमार की बात को क्या लोग समझेंगे। तो महात्मा गांधी ने बहुत सारे चीज़ें बिहार के जनता को बताई थी कि भाई आपको शराब, ताड़ी, ये सब चीज़ें पीना छोड़ देना चाहिए ताकि ये विरोध है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन लोगों ने नहीं माना और यही वजह था कि देखिएगा असहयोग आंदोलन
1920 में 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ। यहाँ पे एक और भी घटना घट जाती है। कहा जाता है कि उस समय लगभग आप देख सकते हैं 5 मार्च 1922 को एक घटना घटती है जिसको चौरी चौरा के नाम से जानते हैं, चौरी चौरा के नाम से जानते हैं। और ये जो जगह है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। यहाँ पे लगभग जो आंदोलनकारी थे लगभग 22 सिपाहियों को जिंदा जला दिए। महात्मा गांधी को सबसे ज़्यादा दुख हुआ और उन्होंने उस समय कहा जाता है कि यार उस समय महात्मा गांधी ने लगभग 12 मार्च को इसे स्थगित कर दिया। और ये भी कहा जाता है कि अंग्रेजी सरकार को लगा कि अच्छा ये सब चीज़ें महात्मा गांधी के षड्यंत्र के कारण ही हुआ है, और इस तरीके से अंग्रेजी सरकार ने उनको 6 वर्ष की कारावास की सज़ा दे दी। लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य खराब होने का सबसे ज़्यादा ढोंग रचा और इस तरीके से 1924 में उनको रिहाई हो जाती है। 1924 में रिहाई हो जाती है और 1924 में ही पहली बार महात्मा गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है। ये घटना थी उनको 1924 में उनको ये घटना घटता है। तो हम लोग आते हैं फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ में। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था। 1 वर्ष के भीतर ये भी आपको हो जाएगा असहयोग आंदोलन। इसका भी आंसर आपको हो जाएगा असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, क्योंकि महात्मा गांधी को सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ जो 2 चीज़ें इसमें दिया गया था, 2 चीज़ें जो दिया गया था, एक था रोलेक्ट एक्ट और दूसरा था जालियांवाला बाग हत्याकांड। इससे इनका दिल इतना ज़्यादा द्रवित हो उठा था कि उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ असहयोग की नीति अपनाने की बात कर दी। और यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ नहीं था, यानी कि सरकारी जितने भी कार्यक्रम थे उस सभी पे असहयोग करने की बात यहाँ पे हुई थी। और यही वजह था कि भारतीय जनमानस की जो यानी कि भारतीय जो जनता थी सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी की बातें मानी थी। और यहाँ पर देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा बात महात्मा गांधी का यहाँ पे महिलाएं मानती हैं। और शरेआम पहली बार महात्मा गांधी के कहने पे ही महिलाएं घर के चौखट को पार करके वो राजनीति में सड़कों पे उतरती हैं। यहाँ पे देखने वाली बात है कि महात्मा गांधी ने जिस तरीके से महिलाओं का सहयोग लिया और इससे भले वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन सफलता के जिस तरीके से बीज तैयार कर दिया जिस पे आज़ादी राष्ट्रीय यानी कि कह सकते हैं कि देश को आज़ादी का मतलब जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो एक मतलब प्लेटफॉर्म जो तैयार हुआ, यहीं से आप इसको तेज़ी से इसका विस्तार मान सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा खिलाफ थे, महात्मा गांधी को सबसे ज़्यादा दुखी लगा था। और यही वजह था कि उन्होंने जब असहयोग आंदोलन की बात की तो उनका रोष इतना ज़्यादा था कि उनको लगा कि नहीं, हम 1 साल के अंदर ही स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बीपीएससी में सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछा गया है कि किस समय में, तो असहयोग आंदोलन के समय में ही महात्मा गांधी ने ये बात कही थी, नहीं हम इसी समय 1 वर्ष के अंदर ही स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। और स्वराज की प्राप्ति के लिए जो उन्होंने नीतियाँ अपनाई थी, जो असहयोग करने की जो इनको यानी कि राष्ट्रीय जनमानस में जिस तरीके से प्रेरणा मिला था वो कमाल का था। इसमें बहुत सारे काम करने को मिलते हैं, जैसे कह सकते हैं कि बिहार विद्यापीठ जैसे बहुत सारे स्कूल और कॉलेजों की स्थापना किया जाता है, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी बोलते हैं कि जितने भी सरकारी विद्यालय है सारे विद्यार्थियों को वहाँ से अपना नाम कटवा लेना चाहिए। इसी से बहुत सारे वकील हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं जो त्यागपत्र दे करके महात्मा गांधी के आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। इसी समय सबसे ज़्यादा जो किसान मजदूर होते हैं, यहाँ तक कि ताड़ी और दारू की दुकानों पे यानी कि जो आंदोलन कर रही होती है महिलाओं, उसका भी असर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। और उन्होंने यही बात कहा था कि 1 साल के अंदर में हम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? वो आपका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने यहाँ पे अपनी वकालत छोड़ दी थी। कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन ये भारत का महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई पहली जन आंदोलन था। जन आंदोलन कहने का मतलब है कि जनता सबसे ज़्यादा इसमें शामिल हुई थी। और इस समय देखा जाता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा यह जो आंदोलन था अपनी समझिए कि पराकाष्ठा पे था। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक जैसे लोगों ने इस आंदोलन को काफ़ी अपने मतलब दिशा और दशा दे दिया था।
खैरू मियाँ के द्वारा एक सदाकत मतलब समझिए कि एक ज़मीन मिला था जिस पे मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना कर दिया था, जो बाद में वहीं कांग्रेस को दे दिया गया। और वहीं निवास स्थान आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बनाए हुए थे। और वहीं से एक ऐसी आंदोलन खड़ा कर दिया गया भारत में जिसका विकास आपको बिहार के हर गलियों, हर ज़िलों में देखने को मिला। नेक्स्ट हमारा है चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी, थोड़ा सा मिस हो गया, महात्मा गांधी कहाँ थे? ये आपका हो जाएगा बारदोली। ये बारदोली में थे 12 मार्च 1922 को। कहा जाता है कि 4 और 5 मार्च को चौरी चौरा का घटना हुआ था। और उन्होंने कुछ ही दिनों के बाद इसे स्थगित कर दिया। और यह स्थगन करने का जो प्रस्ताव था इन्होंने बारदोली में किया था। और इसके बाद देखा जाता है कि महात्मा गांधी को इसी षड्यंत्र में जेल की सज़ा दे दी जाती है। और लगभग 6 वर्ष के बाद कहा जाता है कि 1924 में उनको रिहा करने के बाद वो प्रथम बार बेलगांव का अधिवेशन करते हैं, जो कांग्रेस के लिए, और महात्मा गांधी कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इस तरीके से ये आज का जो एपिसोड है वो समाप्त होता है।